नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अल्केमिस्ट पे। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का। कल अपन ने पढ़ा था इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि तत्वों का द्रव्यमान क्या है। तत्वों का द्रव्यमान अपन ने निकाला था, जिसके अंदर अपन ने दो निकाले थे, जिसमें पहला था परमाणु द्रव्यमान और दूसरा था ग्राम परमाणु द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान निकाला था। ठीक है, तो तत्वों का जो द्रव्यमान निकाला था उसमें पहला कौन सा था? परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान निकाला था तो उसमें किसका बोला था? कार्बन 12 के लिए बोला था कि कार्बन 12 के जितना उसका द्रव्यमान होता है उसके 12वें हिस्से से कितना गुना है, कितना कम गुना है, उसके आधार पर उसमें अपन ने निकाला था परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो अपन ने किसके लिए? तत्वों के लिए निकाल लिया था। अब बात करते हैं अपन इससे आगे की कहानी। इसके आगे की कहानी आती है यौगिकों का द्रव्यमान। किसका आता है? यौगिकों का द्रव्यमान। ठीक है, तो तत्वों का द्रव्यमान भी अपन ने कितने दो पढ़े थे तत्वों के द्रव्यमान में, और यौगिकों के द्रव्यमान में भी कितने पढ़ेंगे अपन? पहले 2 ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला आता है आणविक द्रव्यमान। कौन सा आता है? आणविक द्रव्यमान, या और क्या बोल सकते हैं इसे? अणुसूत्र। क्या बोल सकते हैं? अणुसूत्र। क्या बोल सकते हैं? अणुसूत्र। ठीक है, तो देखो आणविक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे अपन। ठीक है, तो इसके लिए आणविक द्रव्यमान होता है अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग। मतलब अणु में उपस्थित सभी परमाणु या सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग। ठीक है, किसी भी अणु में कितने ही क्या हो? परमाणु हो। कितने ही परमाणु हो, उन परमाणुओं का योग, उन परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग क्या कहलाता है? अणुसूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अणुसूत्र कहलाता है। यहां तक क्लियर? देखो एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एक में ले लीजिए CO2। CO2 क्या है? ये अणु ही तो है। ठीक है, अणु या इसको क्या कह सकते हैं? यौगिक। अणु यौगिक CO2 है। तो देखो इसमें कितने परमाणु है? 2 परमाणु है। कितने हैं? 2। एक तो कौन है? कार्बन है, और दूसरा कौन सा है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितने हैं? 2, O2। अब कार्बन का परमाणु भार कितना हो गया अपने पास? 12। कितना आ गया? परमाणु भार कितना हो गया इसका? 12। मतलब परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया? 12 AMU। ठीक है, एक ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 16 AMU। तो कितने ऑक्सीजन है अपने पास? 2 ऑक्सीजन है, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये किसका? ऑक्सीजन का AMU आ गया, ये कार्बन का AMU आ गया। अब इन दोनों को मैं क्या कर दूं? ऐड कर दूं, तो 16 दूनी 32। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 32 AMU हो जाएगा, एटॉमिक मास यूनिट, या यूनिफाइड, या इसको क्या लिख सकते हैं? यू भी लिख सकते हैं, यूनिफॉर्म मास। ठीक है, एकीकृत द्रव्यमान। अब देखो 12 और 32 को ऐड करेंगे, कितना आएगा? 44। कितना आएगा? 44 AMU। अब ये किस में आ गया? AMU में है। इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर क्या बोलेंगे? ये तो इसका क्या आ गया? रिलेटिव मास आ गया। क्या आ गया? रिलेटिव मास आ गया। तो अपन इसका CO2 का वास्तविक द्रव्यमान कितना आ जाएगा? 44 इंटू किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 1.99 इंटू 10⁻³ से, या फिर 1.66 इंटू 10⁻24 से मल्टीप्लाई करूंगा। किससे करूंगा? वास्तविक द्रव्यमान निकालने के लिए। तो वास्तविक द्रव्यमान निकालने के लिए कार्बन 12 के 12वें हिस्से का जितना द्रव्यमान आता है उससे इसको क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो उससे कितना गुना है कार्बन 12 से, वो आ जाएगा अपने पास इंटू 10⁻24 ग्राम। ये किसका आ जाएगा? CO2 का वास्तविक द्रव्यमान आ जाएगा। ठीक है,
यहां तक समझ में आया। ऐसे क्या कर सकते हैं अपन, O2 का निकाल सकते हैं। देखो इधर मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखना। देखो O2 है, ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान या फिर इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 16 mu होता है ऑक्सीजन का, 16 mu होता है। एक ऑक्सीजन का 16 mu होता है, लेकिन यहाँ पर O2 दे रखा है तो कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया 2 से तो कितना आया 32 mu। ये mu के अंदर है, ये तो इसका क्या है, रिलेटिव मास आया। क्या है, रिलेटिव मास आया है। ठीक है, एक्चुअल मास नहीं है, वास्तविक मास नहीं है इसका। तो इसका O2 का वास्तविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा, वास्तविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा 32 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ये इसका क्या आ जाएगा, O2 का वास्तविक द्रव्यमान। तो हमेशा याद रखना कि अगर जे किसी भी परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान निकालना है तो 1.66 इंटू 10 की पावर -24 से क्या कर सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे उस मॉलिक्यूल या उस अणु का क्या आ जाता है, वास्तविक द्रव्यमान आ सकता है। ये तो अपन ने किसके लिए, ये अपन ने पिछली बार किससे पढ़ा था, पिछली बार अपन ने परमाणुओं का द्रव्यमान निकाला था, तब क्या किया था 1.66 से किसको मल्टीप्लाई किया था, 1.66 इंटू 10 की पावर -24 को मल्टीप्लाई किया था। कब, जब परमाणुओं का द्रव्यमान निकाला था। जब अणुओं का द्रव्यमान निकालेंगे तो भी क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अपन 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान निकालने के लिए भी किसको वास्तविक द्रव्यमान निकाला था, तब भी इसको इससे मल्टीप्लाई किया था। ये किसका द्रव्यमान है, ये कार्बन परमाणु के 12वें हिस्से का द्रव्यमान है। कौन सा, ये कार्बन परमाणु के 12वें हिस्से का द्रव्यमान है, ना कि कार्बन परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान। कार्बन परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान कितना आया था, 1.992 इंटू 10 की पावर -23 आया था। यहां तक दिक्कत, ठीक है। तो चलो इसके बाद में अपन, ये तो किसके लिए आ गए, अणु के लिए आ गए, CO2 आ गया, O2 आ गया, ये तो सिंपल से मॉलिक्यूल है। अगर जो कोई यौगिक आ जाए, जैसे ग्लूकोज आ जाए, फ्रक्टोज आ जाए और H2SO4 और सल्फ्यूरिक एसिड आ जाए, तब अपन उनके कैसे निकालेंगे वास्तविक द्रव्यमान। ठीक है, कब निकालेंगे, जब उनके मॉलिक्यूल, जैसे मान लो क्या आ जाए अपने पास, यहां पे लिख लो एक बार एग्जांपल, जैसे C6H12O6 आ जाए, ग्लूकोज आ जाए, ठीक है, और क्या आ जाए H2SO4 आ जाए, क्या आ जाए H2SO4 आ जाए, या फिर KMnO4 आ जाए। ये तो छोड़ दो एक बार, KMnO4 को तो छोड़ो क्योंकि आगे की जो तुम्हारी सीरीज कराएगी। तो H2SO4 आ जाए, ग्लूकोज आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए फ्रक्टोज आ जाए। तब अपन क्या करेंगे, इनके जो परमाणु द्रव्यमान है या फिर इनके आणविक द्रव्यमान है, अणु सूत्र है, उनको किस प्रकार से निकालेंगे वो देखते हैं अब आगे। चलिए अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो ध्यान से देखना, किसकी बात करेंगे, एग्जाम्पल्स की बात करते हैं कि भाई इनके अणुसूत्र, मॉलिक्यूल के अणुसूत्र या यौगिक के अणुसूत्र किस प्रकार से निकालेंगे। तो पहला एग्जाम्पल ले रहा हूं, ग्लूकोज C6H12O6। ये क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज का सूत्र होता है। ठीक है, अब सुनो C6H12O6, अब इसका अणुसूत्र निकालना है। तो जो कार्बन है उसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12। कार्बन का कितना परमाणु द्रव्यमान होता है, 12। इसको प्लस कर दो। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1, फिर प्लस कर दो। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, एक ऑक्सीजन का 16, तो इसको 16 लिख दो। ठीक है, अब देखो कार्बन के कितने हैं, इसमें 6 कार्बन है, तो इसको 6 से 12 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। हाइड्रोजन कितने हैं, 12 है, तो हाइड्रोजन को जो परमाणु द्रव्यमान 1 आया था उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो। ऑक्सीजन कितने हैं, 16, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 6। ये 16 तो एक ऑक्सीजन का है, 6 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 6 इंटू 16, तो ये कितने किसका आ जाएगा, 16 ऑक्सीजन का आ जाएगा। तो देखो 12 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 72 प्लस 12 प्लस ये कितना आ जाएगा 84 नहीं। Soal 8 juta sih gue. Soal 8 juta sih. हाँ ये कितना आ जाएगा, ये बोला था 96 यहाँ बोला। ये कितना आ जाएगा 96
6। ठीक है, अब इन सभी को अपन ऐड करते हैं, तो ऐड करने में कितना आ जाएगा 180, 180 आ जाएगा किसमें, एएमयू में। ठीक है, ये तो इसका क्या आ गया, रिलेटिव मास आ गया। क्या आ गया, रिलेटिव मास आ गया किसका, ग्लूकोज का। किसका, ग्लूकोज का। या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं ये किसका मास आ गया, या फिर आणविक द्रव्यमान, या क्या आ गया, अणुसूत्र। क्या आ गया, अणुसूत्र। ग्लूकोज का अणुसूत्र कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है, 180। कैसे निकाला, देखो इसमें कितने एटम है, 3 एटम है। एक है कार्बन, एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। कितने एटम है, कार्बन एक है, हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। 3 एटम है। तो देखो अपने अणुसूत्र की परिभाषा क्या बोली थी कि अणु में उपस्थित, ये तो अणु हो गया, अणु में उपस्थित परमाणु, कुल परमाणु, जो परमाणु, जितने भी परमाणु प्रेजेंट होंगे ना, उन परमाणु के परमाणु द्रव्यमानों का योग क्या कहलाता है, अणुसूत्र कहलाता है। क्या बोला था कि भाई अणु में उपस्थित कुल परमाणु के परमाणु द्रव्यमानों का योग क्या कहलाता है, अणुसूत्र कहलाता है। तो अब ये तो परमाणु है, अब इन परमाणु द्रव्यमानों का क्या करते हैं अपन, योग कर देते हैं, ऐड कर देते हैं उनको। तो उनको ऐड करने पर कितना आ रहा है अपने पास, 180 आ रहा है। तो ये 180 ग्लूकोज का क्या आ गया, आणविक द्रव्यमान या अणुसूत्र आ गया। ठीक है, आणविक द्रव्यमान या अणुसूत्र आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं अपन H2SO4 की। अब मैं क्या लेता हूं, दूसरा एग्जांपल लेता हूं, कौन सा, H2SO4 लेता हूं। देखो H2SO4, इसे क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, अब इसमें कितने परमाणु हैं, एक तो हाइड्रोजन परमाणु है, एक सल्फर है और एक ऑक्सीजन है। 3 परमाणु है इसके अंदर, लेकिन उनकी संख्याएं क्या है, किसी के अंदर 4 है, तो सल्फर की 1 है, ऑक्सीजन की 4 है, हाइड्रोजन की 2 है। तो इन परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग क्या कहलाता है, अणुसूत्र कहलाता है। ये हम जानते हैं। तो अपन क्या करते हैं, हाइड्रोजन का अणु भार कितना होता है, जो परमाणु भार कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, प्लस यहाँ पर सल्फर कितने हैं, 1 सल्फर है, तो सल्फर का परमाणु भार कितना होता है, 32। कितना होता है, 32, तो इसको लिख दिया 32 प्लस, अब ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना हो गया, 16, तो 16 तो इसका परमाणु भार हो गया, कितने ऑक्सीजन है, 4, तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो कितना आएगा, 2 प्लस 32 प्लस ये कितना हो गया, 64। तो अब इन सभी को अपन ऐड करते हैं, तो ऐड करने पे कितना आएगा, ऐड करने पे कितना आएगा, ऐड करने पे अपने पास हमें आता है 98। कितना आएगा, 98 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 98 एमयू। ये तो क्या आ गए, इसके रिलेटिव मास आ गए या अणुसूत्र आ गए। ठीक है, एमयू के अंदर। अब देखो आगे की कहानी। अब अगर जो आणविक द्रव्यमान या अणुसूत्र कहीं पे भी ऐसे पूछे भाई आणविक द्रव्यमान किसी भी मॉलिक्यूल का दे दे और बोल दे भाई आणविक द्रव्यमान क्या होता है, वो सीधा सीधा क्या पूछ रहा होता है, अणुसूत्र पूछ रहा होता है। ठीक है, क्या पूछ रहा होता है, अणुसूत्र पूछ रहा होता है। तो मैंने आपको ये 2 एग्जाम्पल करके बताया, तो आप ट्राई भी कर सकते हो। मैं आपको लिख देता हूं कि भाई कौन कौन से को आप एक बार अणुसूत्र निकाल के देखना। देखो K2SO4 किसका, K2SO4 या फिर HCl का, ठीक है, और HF का, इनका एक बार आप क्या करोगे, इनका एक बार अणुसूत्र निकाल के देखना। ठीक है, कोई दिक्कत आए तो कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, तो इनके आप एक बार निकाल के देखना। चलो अब आगे चलते हैं, मोलर द्रव्यमान या ग्राम अणु द्रव्यमान। कल क्या पढ़ा था, किसका मोलर द्रव्यमान पढ़ा था, इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था, पर मोलर द्रव्यमान पढ़ा था, ग्राम परमाणु द्रव्यमान पढ़ा था। क्या पढ़ा था, ग्राम परमाणु द्रव्यमान, वो एटम के लिए था, परमाणु के लिए था। अब किसके लिए आ रहा है, अणु के लिए आ रहा है। क्या किसके लिए आ रहा है, अणु के लिए आ रहा है। तो ग्राम अणु द्रव्यमान पढ़ रहे हैं अपन, या मोलर द्रव्यमान पढ़ रहे हैं, किसके लिए, अणु के लिए। स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा टॉपिक, कौन सा, मोलर द्रव्यमान। दूसरा कौन सा आ गया, मोलर द्रव्यमान, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, और क्या बोल सकते हैं, ग्राम
अणु द्रव्यमान, क्या बोल सकते हैं, ग्राम अणु द्रव्यमान। इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, ग्राम परमाणु द्रव्यमान पढ़ा था। क्या पढ़ा था, परमाणु द्रव्यमान। तो उसमें अपन ने क्या बोला था कि 1 मोल परमाणु में उपस्थित अणुओं का द्रव्यमान, क्या बोला था, 1 मोल परमाणु में उपस्थित बोला था। अब यहां पर क्या बोलेंगे, 1 मोल अणुओं में या फिर 1 मोल अणु में उपस्थित परमाणु का द्रव्यमान। क्या बोलेंगे, 1 मोल अणु का द्रव्यमान या 1 मोल अणु में उपस्थित परमाणु का द्रव्यमान। अब सुनो मेरी बात, ठीक है। तो यहां पर पहली बात करते हैं, ये CO2 आ गया, वापस आ गया CO2। CO2 का मोलर द्रव्यमान निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मोलर द्रव्यमान, ठीक है। CO2 का क्या निकालते हैं, मोलर द्रव्यमान निकालते हैं। तो मोलर द्रव्यमान निकालते हैं तो CO2 का भी पीछे निकाला था, कितना आया था, 44 ग्राम आया था। और यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, मोलर, तो इसमें ग्राम पर मोल हो जाएगा, ठीक है, कितने ग्राम पर। अब मेरी बात सुनो, मैंने बोला था कल 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान, 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान बोला था। तो उसमें अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 1 मोल। तो 1 मोल होता है, उसमें अणुओं की संख्या होती है Na के बराबर, जितने अवोगाद्रो नंबर होते हैं ना उसके बराबर होते हैं, मतलब 6.023 इंटू 10 की पावर 24 मोल इनवर्स। ये क्या होती है, 1 मोल, किसी भी 1 मोल परमाणु या 1 मोल अणु में इतने परमाणु होते हैं या अणुओं की संख्याएं होती है, ठीक है। 1 मोल परमाणु में इतने अणु होते हैं। तो यहां पर भी वही बात है। तो यहां पर क्या बोलते हैं, 1 मोल, क्या बोलेंगे, 1 मोल, यहां पर लिख देता हूं मैं, है ना, इसके बाद क्या बोलेंगे, 1 मोल अणु में, 1 मोल अणु में उपस्थित कुल द्रव्यमान, ठीक है। तो 1 मोल अणु में उपस्थित कुल द्रव्यमान। अब CO2 का है, ऐसे किसका निकालते हैं, H2SO4 का। अभी H2SO4 का निकाला था, कितना आया था, 98 ग्राम आया था। अगर जो मैं इसके आगे पर मोल लिख दूंगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मोलर द्रव्यमान में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन सा मोलर द्रव्यमान, ग्राम अणु द्रव्यमान के अंदर। ऐसे ग्लूकोज का C6H12O6 का निकालते हैं तो ग्लूकोज का कितना आया था, 180 ग्राम आया था। और इसको क्या लिख देंगे, मोल में। तो ये किसका, ग्लूकोज का मोलर में द्रव्यमान आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो बात हो गई इसकी। अब एक अपन बोलते हुए सूत्र द्रव्यमान, क्या होता है, सूत्र द्रव्यमान। सूत्र द्रव्यमान का मतलब होता है अणुसूत्र, ठीक है। सूत्र द्रव्यमान को भी क्या कहते हैं, अणुसूत्र कहते हैं। ये चीज तो अपन ने किसके लिए कर ली, ये तो अपन ने किसी भी कंपाउंड, किसी भी यौगिक के लिए कर ली। ये यहां तक क्लियर है, ठीक है। ये तो किसी यौगिक के लिए कर ली। अब बात करते हैं अपन किसकी, अब बात करते हैं आयनिक यौगिक की। जैसे NaCl ले लेता हूं मैं, क्या ले लेता हूं मैं, NaCl ले लेता हूं। देखो मैं क्या ले रहा हूं, NaCl ले लूं तो ये आयनों में टूटता है, एक Na+ में और एक Cl- में, ठीक है। 2 आयन्स में टूटता है ये, ठीक है। तो NaCl का, देखो NaCl का सूत्र द्रव्यमान, तो सूत्र द्रव्यमान निकालते हैं तो Na का परमाणु भार कितना होता है, 23, और Cl का परमाणु भार कितना होता है, 35.5। तो इन दोनों को अब ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 58.5 mu, या फिर अपन इसको किस में, ग्राम में लिख सकते हैं। ये इतना आ गया 58.8 mu। क्या है, Na का सूत्र द्रव्यमान है। अगर जब मैं पूछ लूं कि NaCl का वास्तविक, क्या है, वास्तविक द्रव्यमान,
NaCl का वास्तविक द्रव्यमान पूछ लो तो क्या करूंगा, 58.5 इंटू किससे करूंगा, 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ये क्या आ जाएगा, NaCl का वास्तविक द्रव्यमान आ जाएगा। अब और सुनो, अगर मैं पूछ लू NaCl का मोलर द्रव्यमान, क्या पूछ लू, NaCl का मोलर द्रव्यमान, तो NaCl का मोलर द्रव्यमान कितना आ जाएगा, मोलर द्रव्यमान आ जाएगा 58.5 ग्राम पर मोल। अब ये ऐसे मत बोल देना सर ये पर मोल कहां से आ गया, Na के अंदर Na की यूनिट क्या होती है, जो अवोगाद्रो संख्या होती है उसके ऊपर उसके अंदर क्या लगा रहता है, मोल इनवर्स लगा रहता है। जब मैं इसको Na से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, किससे कर रहा हूं, Na से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तब ये कितनी आ रही है, इसके अणुओं की संख्या आ रही है, तब इसमें ग्राम पर मोल आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में देखो, इसके बाद में पढ़ेंगे अपन तुल्यांकी द्रव्यमान। क्या पढ़ेंगे, तुल्यांकी द्रव्यमान या तुल्यांकी भार पढ़ेंगे। ई जिसे ई से डिनोट करते हैं तुल्यांकी द्रव्यमान की, किसकी, तुल्यांकी द्रव्यमान, या क्या कर सकते हैं इसको, तुल्यांकी भार भी कहते हैं। इसे किससे, ई से डिनोट करते हैं, किससे, ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब तुल्यांकी भार और तुल्यांकी द्रव्यमान का मतलब क्या है, देखो, किसी तत्व का वह द्रव्यमान, किसी तत्व का वह द्रव्यमान जो हाइड्रोजन के 1 ग्राम और ऑक्सीजन के 16 ग्राम तथा क्लोरीन के 35.5 ग्राम, किसके 35.5 ग्राम द्रव्यमान से संयोग करे, क्या करे, संयोग करे या इतने द्रव्यमान को विस्थापित करे, संयोग करे या इतने द्रव्यमान को विस्थापित करे। क्या कहलाता है, तुल्यांकी भार कहलाता है। क्या कहलाएगा, तुल्यांकी भार कहलाता है। अब सुनो, जो तुल्यांकी भार होता है वो अपन तत्वों के लिए भी निकालते हैं, मतलब परमाणुओं के लिए निकालते हैं और अणुओं के लिए निकालते हैं। तो ठीक है, इन दोनों के लिए अलग अलग होते हैं। तो पहले बात करते हैं अपन तत्वों के लिए। किसकी बात करते हैं, तत्वों का तुल्यांकी द्रव्यमान, तुल्यांकी द्रव्यमान। ठीक है, इसे किससे डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं। किससे, ई से डिनोट करते हैं। अब देखो, तो अब इसको कैसे लिखे, इक्वल टू तत्व का परमाणु द्रव्यमान बटे या अपॉन उसकी संयोजकता। उसकी क्या आ गई, संयोजकता। अब सुनो, ये तो समझ में आ गया भाई, तत्वों का जो परमाणु द्रव्यमान है वो उसके बटे अपॉन में क्या लिखते हैं, संयोजकता लिखते हैं। अब ये संयोजकता क्या बला है, संयोजकता क्या बला है, तो सुनो मेरी बात। अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं किसी भी एटम का, तो कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, फिर 4s2, यहां तक तो जाते हैं। ठीक है, 4s2 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अभी तक 20 तक की देखो एक बार, ये लिखते हैं एक ये पेयर, पहले वाले जिसके अंदर जो सेल्स होते हैं, कोष होता है, पहला कोष, ठीक है, दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये सेकंड कोष हो गया।
ठीक है। अब देखो इसमें भी तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये कौन सा हो गया? तीसरा कोष हो गया। चौथे कोष में, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल कौन सा लेंगे अपन? एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन एल्यूमिनियम का। किसका? एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 13 हो गया ना। परमाणु भार कितना हो गया इसका? 13 हो गया। परमाणु क्रमांक या परमाणु भार कितना हो गया? 13 हो गया। अब सुनो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, यही तो होता है इसका। ठीक है। अब सुनो, ये पहला सेल आ गया। पहले सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आता है, तो ये तो अंदर वाले तो निकाल नहीं सकते। इसके बाद में ये वाला आता है, ये भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके बाहर वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखता है। ठीक है, क्या करता है? ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। तो जो एल्यूमिनियम होती है उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? +3। मतलब कि कोई भी मेटल होती है या फिर कोई भी जो धातु होती है या फिर कोई सारी मर्दा धातु होती है, वो क्या करती है? किसी भी परमाणु से जितने इलेक्ट्रॉन वो त्यागता है, अपने आउटर मोस्ट सेल से, बाह्य कक्षक से जितने इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है वो उसकी क्या हो जाती है? संयोजकता हो जाती है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम की +3 हो जाएगी। ऐसे कैल्शियम है, कौन है? कैल्शियम है। तो कैल्शियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी? +2 चार्ज। मतलब कैल्शियम पे अपन +2 ऐसे तो लिखते हैं, तो कैल्शियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी? +2 हो जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं संयोजी कारक। किसकी बात की? यौगिकों का तुल्यांकी भार या तुल्यांकी द्रव्यमान की। ठीक है, ये तो मैंने तत्वों का आया था। अब किसकी बात करते हैं? यौगिकों के तुल्यांकी भार की। ठीक है, तो वो सुनो। अब देखो, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, यौगिक और तत्वों वालों के अंदर। इसके अंदर बस थोड़ा सा ही फर्क आता है। कैसे? देखो, तत्वों का तुल्यांकी भार निकालते हैं, निकाल लिया। अब बात करते हैं यौगिकों के। यौगिकों का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार। अब सुनो, जो यौगिकों का तुल्यांकी भार है वो क्या आएगा? आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान बटे एन फैक्टर। क्या आ गया? एन फैक्टर। अब सुनो, एन फैक्टर या इसको और क्या बोल सकते हैं? संयोजी कारक। संयोजी कारक क्या बोल सकते हैं? संयोजी कारक। ठीक है। अब सुन लो, जो आणविक द्रव्यमान तो अपन निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो, लेकिन ये संयोजी कारक कैसे निकलेगा? बात यहां पे आके क्या हो जाएगी? फंस जाएगी। तो अब सुनो, 4-5 पॉइंट बताऊंगा मैं आपको, उसी हिसाब से आपको क्या करना है? इसके जो एन फैक्टर है वो निकालते हैं। पहली बात, पहला आता है अम्ल। कौन आता है? अम्ल। तो अम्ल की क्या कैसे निकालेंगे? तो जितने H+ देगा, जितने H+ उस किसी भी अणु में से निकालने के लिए दे सकता है, वो उसके संयोजी कारक होंगे। जैसे HF है, HF क्या करता है? एक हाइड्रोजन दे सकता है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 1। HCl है, HCl का एन फैक्टर कितना हो जाएगा? HCl का 1 हो जाएगा। ठीक है। अब सुनो, HBr, ये भी एक अम्ल है, इसका भी एन फैक्टर के H1 दे सकता है, इसका भी एन फैक्टर 1 हो जाएगा। HI, इसका भी एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एसिटिक एसिड CH3COOH, ये भी एक H दे सकता है, इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एक आता है HNO3, इसका भी एन फैक्टर कितना हो जाएगा? इन सभी का एन फैक्टर कितना हो जाएगा? या संयोजी कारक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके दूसरे पॉइंट की। इसमें भाई देखो H2SO4 आ गया, H2SO4 है, एसिड है, तो H2SO4 का एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि H2SO4 2H+ दे सकता है। ठीक है। और एक और क्वेश्चन आ गया भाई, H2C2O4, इसका भी एन फैक्टर कितना होता है? 2 होता है। और एक हो गया ऑक्जेलिक एसिड COOH,
इन तीनों का n फैक्टर कितना होता है? 2 होता है। इन तीनों का क्या होता है? n फैक्टर 2 होता है। अब सुनो, ये तो अम्ल की बात होगी। अब दूसरी बात करते हैं अपन क्षार की। तो क्षार का मतलब कितने OH आयन क्या करेगा? त्याग सकता है। कितने OH आयन त्याग सकता है? जैसे NaOH है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, अब देखो यहां पे NaOH कितना है? एक OH दे सकता है, एक OH दे सकता है, तो इसके लिए n फैक्टर कितना हो गया? 1 हो गया। यहां पर कैल्शियम के पास कितने हाइड्रोक्साइड है? 2 हाइड्रोक्साइड है, तो कितने हाइड्रोक्साइड दे सकता है? 2 हाइड्रोक्साइड, दो हाइड्रोक्साइड दे सकता है, जिसका n फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। यहां पे एल्यूमिनियम 3 दे सकता है, तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अपन निकाल लेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलो कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत हो तो कमेंट करके, दिक्कत हो इसके अंदर तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, देखो अम्ल और क्षार दोनों की निकाली है अपन ने। वे अम्ल का n फैक्टर कितना होगा, क्षार का n फैक्टर कितना होगा। ठीक है, तो इसके बाद में मैंने आपको इसके जो आगे जो लेक्चर आएगा, हाँ, उसमें मैं जो शुरू में कल उससे आगे के बाद में अपन मोल कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? मोल कंसेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूंगा कि भाई ये तो क्या हो गया? अम्ल और क्षार हो गए। अगर जो कोई आयनिक कंपाउंड आ गया, कौन आ गया? आयनिक कंपाउंड आ गया, तो उसका n फैक्टर कैसे निकालेंगे उसका मैं आपको इससे आगे वाले लेक्चर में बता दूंगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, नहीं है भाई प्रॉब्लम। ठीक है, तो मिलते हैं अपन कल। कब मिलेंगे? कल मिलते हैं। ठीक है, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और यूं ही हमें थोड़ा मोटिव देते रहिए, जो आपके लिए क्या है, बढ़िया बढ़िया लेक्चर लेते हुए आएंगे। धन्यवाद, थैंक यू, सत श्री अकाल।